नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ हाउ टू माइग्रेट टू जर्मनी। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, पर आज हम इस टॉपिक के एक छोटे से सेक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हाउ टू माइग्रेट टू जर्मनी थ्रू अ जॉब सीकर्स वीज़ा। ना गाइस, जर्मनी आने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका, जैसा मैंने बताया, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, German immigration through employees visa. But apart from that, there are many other ways. German immigration through student visa. One of the most hyped up topics, ये टॉपिक जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस हैं यंगस्टर्स के दिमाग में, और हम ये टॉपिक इस चैनल पे ज़रूर कवर करेंगे। आप बिंदास पूछिए जो सवाल आपको पूछना है, ठीक है। फिर दूसरे तरीके हैं जर्मन इमिग्रेशन थ्रू फैमिली रियूनियन वीज़ा, यानी कि आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं अगर आप यहाँ पे, आपके स्पाउस ब्लू कार्ड होल्डर यहाँ पे जर्मनी में है, या फिर पीआर होल्डर हैं, या फिर ऑफ कोर्स पासपोर्ट होल्डर हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर स्पाउस वीज़ा के बेसिस पे भी लोग आके सेटल हो सकते हैं। और अदर देन दैट, जर्मन इमिग्रेशन थ्रू एंटरप्रेन्योर्स वीज़ा, यस, बिजनेस वीज़ा पे भी आप आके यहाँ पे अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तरीके हैं, पर आज हम एक तरीके के बारे में बात करेंगे, विच इज़ जर्मन इमिग्रेशन थ्रू एम्प्लॉयज़ वीज़ा। ना गाइस, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वाई जर्मनी? अगेन गाइज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको मैं किसी और वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा, पर अभी मैं फ़िलहाल आपको एक समरी दे देता हूँ। सिंस हम जॉब सीकर्स वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली सराउंड करता है, इर्द गिर्द घूमता है एम्प्लॉयमेंट के। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर्मनी में 2 to 3% के करीब है, विच इज़ रियली लो। 2021 में मेरे ख्याल से 3.2% था, तो ये 2 से 4% के बीच में रहता है। But that still makes Germany, guys, as one of the countries with the lowest unemployment rate in Europe. तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइज, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यार। सही में, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, है ना, पर वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे 8 घंटे आपका काम हुआ, आप घर गए, ख़त्म, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सैटरडे संडे आपका पूरा ऑफ है, कोई काम नहीं करना आपको। इनफैक्ट यहाँ पे जब आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है अपने सुपीरियर्स को कि आप क्यों ओवर टाइम करना चाहते हैं। हाँ, और ओवर टाइम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसा मिले। वो हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उसकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है गाइस। तो इसलिए यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है गाइस। आप अपने सारे हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। जान है तो जहान है गाइस। इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर मेरे लिए एटलीस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत चीज़ें, मतलब मैं, मेरी बहुत हॉबीज़ हैं, और मैं रियल इस्टेट में हूँ, और मैं स्टॉक मार्केट पे बहुत फोकस करता हूँ। तो मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना इम्पॉसिबल होता अगर, ट्रस्ट मी, मैं इंडिया में जॉब कर रहा होता। अगेन, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ गाइस, दिल है हिंदुस्तानी पर ये मैंने नोटिस किया है कि जर्मनी में ये अल्टीमेट है मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दूसरा रीज़न। थर्ड रीज़न गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ओवर टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह ऐसी बढ़िया डिवाइड हुई हुई है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपकी सैलरी से अगर आप रिलेट करें तो आप कम से कम 50 to 60% आराम से कह रहा हूँ मैं, अपनी सैलरी बचा सकते हैं। बिल्कुल आप सेव कर सकते हैं। मैंने बहुत लोग हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं जो 2,500 यूरो कमाते हैं, पर 1,500 to 1,600 यूरोज़ आराम से सेव करते हैं। ये डिफरेंस है गाइस। तो इसलिए आपको ओवर टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आप आराम से 500 यूरो इंडिया में इन्वेस्ट करो, 500 यूरो आप जर्मनी में इन्वेस्ट करो, 200 300 यूरो या 500 यूरो आप अपने पेरेंट्स को भेजो, सब कुछ डन है यार, सब कुछ। तो एनीवेज गाइस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया, पर ये सिर्फ 2 या 3 रीज़न एट द टॉप ऑफ माइंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ गाइस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मुझे स्ट्राइक किया। जैसे मैंने बताया, बहुत पॉइंट्स हैं, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि वाई यू शुड चूज जर्मनी। जर्मनी रिस्पेक्ट्स स्किल्ड वर्कर्स। जर्मनी में शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की, और जब मैं बात करता हूँ स्किल्ड वर्कर्स की, आई एम कवरिंग नॉन टेक्निकल स्किल्ड वर्कर्स एंड टेक्निकल स्किल्ड वर्कर्स बोथ। दोनों फील्ड में, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, दोनों फील्ड में शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की जर्मनी में। इसलिए गाइस, 2020 में जर्मनी ने एक ऐसा लॉ डिज़ाइन किया जो स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स प्रोफेशनल्स आउटसाइड यूरोपियन यूनियन था। यानी कि ये लॉ इसलिए बनाया गया था कि जर्मनी अट्रैक्ट करे स्किल्ड वर्कर्स प्रोफेशनल्स
आउटसाइड यूरोपियन यूनियन से, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बाहर के देशों से स्किल्ड वर्कर्स आए। ये लॉ ऐसे डिज़ाइन किया गया था जो फेवर करता है स्किल्ड वर्कर्स को, उनका वीज़ा आसान हो जाए, सैलरी हाइक और एवरीथिंग, मिनिमम वेज, ये सब ऊपर किया गया था और प्रोसेस को आसान बनाया गया था ताकि वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, लीगल स्ट्रक्चर जर्मनी में ऐसा है जो आपको एक एडेड एडवांटेज दे रहा है। तो इसलिए गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताता है कि जर्मनी में लीगल लॉज ऐसे बने हुए हैं कि जो आपको फेवर करेंगे। आप बाहर से आ रहे हो, आप प्रोफेशनल हो, आप एक स्किल है आपके पास, जर्मनी में उसकी रिस्पेक्ट है। तो ये आपको एक एडेड बेनिफिट देता है कि आपको जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट मिलना इतना मुश्किल नहीं है। अगेन, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, यस, ठीक है, ये कोई प्लेट पे परोसा हुआ हलवा नहीं है जो आपको ऐसे मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी फैक्टर्स आपके फेवर में है। तो चलिए, ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, पर बहुत से पॉइंट्स हैं, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं जॉब सीकर्स वीज़ा की। तो जॉब सीकर्स वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात, जॉब सीकर्स वीज़ा है क्या? जैसा कि नाम बताता है, जॉब सीकर्स वीज़ा, और जॉब सीकिंग वीज़ा मीन्स आप जॉब सीक कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जर्मनी की गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है। जर्मनी की गवर्नमेंट आपको 6 महीने का टाइम देगी जॉब ढूंढने के लिए। यही वो वीज़ा है। 6 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको एज अ जॉब सीकिंग वीज़ा, जहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ दे बिंदास आप जॉब ढूंढ सकते हैं। एक ड्रॉबैक है, वो मैं अभी कवर करता हूँ जब हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? पहला रिक्वायरमेंट वो है आपका एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन। तो आपके पास 15 से 16 साल का एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए। जब मैं 15 से 16 साल की बात करता हूँ, मीन्स हाई स्कूल प्लस अ 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री, अगर आप टेक्निकल फील्ड की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग 4 इयर्स, या फिर आप नॉन टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें, जैसे बीएससी भी हो गया और बीएड हो गया, तो उसके साथ 1 साल की मास्टर्स विच इज़ 1 ईयर ऑफ एमएससी और एमएड। तो वो कंप्लीट पैकेज एक 15 to 16 ईयर्स की एजुकेशन मानी जाती है। 15 से 16 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16 साल अगर आप दिल्ली या मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं तो वो 16 साल माना जाता है, पर आप किसी और सिटी, किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वो 15 साल माना जाता है। पहला फैक्टर, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ये एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बताता हूँ। तो जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है एनाबिन। एनाबिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सालों से काम कर रही है अबाउट लेजिट यूनिवर्सिटीज़, टू फाइंड लेजिट यूनिवर्सिटीज़, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो क्वालिफाई करती है जो एनाबिन के स्टैंडर्ड्स हैं। ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, और इसकी एक H+ लिस्ट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, उस यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री H+ एनाबिन की लिस्ट से मैच करती है, देन यू आर क्वालिफाइड। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बिंदास पूछिए जो भी क्वेश्चंस हैं, और जवाब आपको मिल जाएगा। कोशिश करूँगा जवाब देने की, ठीक है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। नाउ अगेन गाइस, थर्ड रिक्वायरमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। यहाँ आप इंग्लिश में थोड़े फ्लुएंट होने चाहिए। टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, अगेन टेस्ट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आइल्स या टोफल आपको नहीं चाहिए, आप बस इंग्लिश में बात करो, दैट इज़ इनफ। और उसके बाद ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन मैं ये दूंगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस जॉब सीकर्स वीज़ा, क्योंकि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, जो रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि गाइस, एक बात सोचिए, अगर कोई बाहर से इंडिया आता है, फॉरनर, जैसे आप बोलते हैं फिरंगी, तो अगर कोई बाहर से आता है और वो आपसे हिंदी में बात करे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। वैसे ही गाइस, आप जब यहाँ पे किसी भी कंट्री में जाते हैं, उनका देश, फेस, उनकी भाषा बोलते हैं, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, आपको अलग रखता है उनसे जो घुलना मिलना नहीं चाहते। वो ऑटोमेटिकली आपको इस कैटेगरी में डाल देते हैं कि आप घुलना मिलना नहीं चाहते, आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे यार। ऑफ कोर्स उनको नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और आपके पास टाइम नहीं है जर्मन लैंग्वेज का, पर फिर भी यार वो आपको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है, कंप्लेन करते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिस या फिर सिटी ऑफिस में जो ऑफिशियल्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते।
उनको बोलना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिटीजन्स से डील कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ कुछ जगह पे ऐसा है वो नहीं बोलते। तो उनको ब्लेम करने की बजाय आप जर्मन सीखो ना। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्क और लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है कि आपके पास वो टाइम है, तो सीखिए। इंडिया में चलिए आपके पास टाइम ना हो, पर कोशिश करिए। एक रिकमेंडेशन है, ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, पर अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा है जब आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 6 महीने का टाइम है आपके पास जॉब ढूंढने के लिए। उसके दौरान हाँ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पर एनीवेज वो हम कवर करते हैं अभी। तो रिकमेंडेशन है गाइस, सोचिए इस बारे में और टाइम निकालिए अगर आप रियली सीरियस हैं जर्मनी आने के लिए। तो एनीवेज ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने आपको बताया वो एक डिसएडवांटेज भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए रुकना है, तो इसलिए आपको 6 महीने के खर्चे का डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा। सेम केस है गाइस, बिल्कुल जैसे आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो आपको 7 से 8 हज़ार यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट में डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा। सेम केस यहाँ भी है गाइस, जॉब सीकिंग वीज़ा पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। और ये एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे आ रहे हैं, आप सिर्फ अपना लक ट्राई करने आ रहे हैं। मतलब अगर ऐसे देखा जाए, एक ड्रॉबैक देखा जाए, स्टूडेंट वीज़ा पे आप स्टूडेंट की डिग्री ले रहे हैं, आप कुछ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो आप प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, इंटरव्यूज़, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके जा रहे हैं, आप घूम फिर भी सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, है ना। पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लोग रियली एक रिस्क लेके आ रहे हैं, उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज है। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने कहा कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 450 यूरोस पर मंथ आप टैक्स फ्री कमा सकते हो। ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम है, टैक्स फ्री आप कमा सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना जर्मन गवर्नमेंट को। और ये 450 यूरोस किसी सिटीज़ में इनफ हो सकते हैं, कई सिटी में इनफ ना हो, क्योंकि कुछ सिटीज़ बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा एक्सपेंसिव है और कुछ सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव नहीं है। ऑफ कोर्स जब आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, उस हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर भी डिज़ाइंड है, जो मैंने आपको बताया कि रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड योर सैलरी, वो बहुत अच्छा रेशियो है। तो एनीवेज, तो 450 यूरोज़ आप टैक्स फ्री कमा सकते हैं पर मंथ। अगर आपके पास टाइम है तो आप कमा सकते हैं। और गाइज ऐसी बहुत जॉब्स हैं जो आपको इतना टैक्सिंग नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं देगी। आप साथ साथ इंटरव्यूज़ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और स्पेशली अगर आप आईटी से हैं तो आपको टास्क मिलेंगे, तो आप वो साइड बाय साइड कर सकते हैं। और गाइस ट्रस्ट में ऐसे बहुत से तरीके हैं जर्मनी में जिससे आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट्स आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन करेंगे, इससे आपका जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। कंसल्टेंट्स के अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंपनीज़ में, और वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन करेंगे इन केस आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड यानी कि सीवी और कवर लेटर लिखने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो विच आई हाईली रिकमेंड कि आप सीख के आएँ। पर फिर भी अगर चलो आपको नहीं है टाइम या आपसे नहीं होता, तो वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन करते हैं। आपको ऑफकोर्स उनको डेटा देना है, और ट्रस्ट मी उनकी फ़ीस जो है दैट इज़ नथिंग कंपेयर टू वॉट यू विल गेट, जो आपकी तनख्वाह आएगी। एनीवेज, तो ये एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिनको ऐसे जॉब्स मिली है। मेरे खुद के कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं, उनको ऐसे जॉब्स मिली है, और ये एक तरीका है। तो गाइज ये था। एनीवेज मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, ये बहुत अलग टॉपिक है, पर ये था एक और रिक्वायरमेंट। और अगला रिक्वायरमेंट जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिंस आप यहाँ पे 6 महीने के लिए रुक रहे हैं, तो आपको 6 महीने का रेसिडेंशियल प्रूफ देना है कि जहाँ आप रह रहे हैं वो आपको आराम से मिल जाएगा। आपके अगर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और आपको अपार्टमेंट्स या थोड़े टाइम के लिए होटल मिल जाएगा। अगर होटल बहुत महंगा है तो किसी के साथ आप रह सकते हैं, जहाँ पे आप लोग सबलेट भी करते हैं, यानी कि थोड़े दिन के लिए लोग कोई बाहर मूव कर रहे हैं तो वो अपना रूम दे देते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं गाइस जिससे आपको ये एटलीस्ट फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। 6 मंथ्स का आपको प्रूफ दिखाना होता है, पर वो आप एम्बेसी से पूछ के कर सकते हैं। आप ऑफकोर्स आप कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी कर सकते हैं, आप कहीं पे रह रहे हैं तो आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, पर आप वो 3 महीने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रूम मिले शायद, और उस दौरान आपको शायद जॉब ना मिले, तो वो थोड़ा आपको पैसा ऑफकोर्स डालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉबैक है गाइस जैसा मैंने आपको बताया। पर स्टूडेंट का ये फ़ायदा है कि आपको स्टूडेंट हॉस्टल में रूम्स मिल जाते हैं, और या फिर वेटिंग लिस्ट भी बड़ी होती है, पर फिर भी आपको थोड़ा सस्ते में ऑफकोर्स मिल जाएगा।
पर यहाँ पे थोड़ा यस आपको पैसे थोड़ा शुरू में गंवाने पड़ेंगे, पर जैसा मैंने बताया थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो गाइस यही थी रिक्वायरमेंट लिस्ट। और उसके बाद सिंस हम बात कर रहे हैं जर्मनी में सेटल होने की, तो सेटल होने के लिए ऑफकोर्स आपको एक परमिट चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि आपको जॉब मिल जाए। जब आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कार्ड एक स्पेसिफिक रेसिडेंस परमिट होता है जर्मनी में, वो भी एक अलग टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में कि डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं ब्लू कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए, आप कैसे कब और कैसे एलिजिबल हैं। उसके बाद आता है आपका परमानेंट रेसिडेंस परमिट, जो आप 5 साल के ब्लू कार्ड होल्डर के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो उसके बाद आप पीआर परमानेंट रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वो भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे अगर हो सका तो, डिपेंड करता है आप लोग चाहते हैं कि नहीं, पर एनीवेज। और उसके बाद बनता है आपका पासपोर्ट। ऑफ कोर्स आप पीआर के बाद 5 साल के पीआर के बाद 5 साल के टैक्सेस भरने के बाद आप एलिजिबल होते हैं अपने पासपोर्ट के लिए। तो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, आई होप कि इतना लंबा ना भी हो, पर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ आप लोगों को पता होने चाहिए वो बताने से। ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में अभी डिस्कस नहीं किए, पर ये एक जनरल आउटलुक था गाइज, ये एक समरी था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और गाइज ट्रस्ट मी, मैं अभी फ़िलहाल और आने वाले सालों में भी आई थिंक मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं किसी और कंट्री में सेटल हूँ। और ट्रस्ट मी मैं बहुत घूमता हूँ, हाँ, और मुझे कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है, ब्लॉक्ड माइंडसेट नहीं है कि मैं अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ना निकल पाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए इतना फोकस्ड हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर पा रहा हूँ बाय फोकसिंग ऑन माई हॉबीज़, माई इंटरेस्ट अदर देन माई जॉब। और ट्रस्ट मी ये जॉब मुझे बहुत पसंद है और इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइज। मैं अपना एक्सपीरियंस भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं किस बिहाफ पे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। पर अभी के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़रूर कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।